पीएम मोदी के नए भारत का गजब एक्शन, ट्रॉफी चोर पाकिस्तान का इलाज शुरू। उधर पीओके में मुनीर कैसे फंस गया है, मुनीर का साला ट्रॉफी कब जाए बैठा। भारत ने ऐसी तगड़ी क्लास लगा दी कि खुद सरेंडर कर देगा क्या पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर और एशिया कप में बेइज्जत हुए पाकिस्तान का नया संकट। पीओके में क्या गजब बवाल मच गया है, आज आपको दिखाऊंगा। देखिए, जैसा छिछोरा देश पाकिस्तान, वैसा छिछोरा देश तो किसी ने देखा नहीं। युद्ध के मैदान में सरेंडर करता है तो उसे अपनी जीत बताता है, क्रिकेट के मैदान में हारता है तो ट्रॉफी लेके भाग जाता है। नरेंद्र मोदी के नए भारत ने युद्ध के मैदान से लेकर क्रिकेट के मैदान तक हर फील्ड में पाकिस्तान के धागे खोले। लेकिन भिखमंगे पाकिस्तान की हरकतें देखिए कि जैसी हरकतें मुनीर ने युद्ध हारने के बाद की थी, वैसी ही हरकतें मुनीर का साला मैच हारने के बाद कर रहा है। भारत ने एशिया कप जीता, लेकिन भिखारी पाकिस्तान का छिछोरा पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी, जो रिश्ते में मुनीर का साला लगता है, ये मोहसिन नकवी, उसने एशिया कप की ट्रॉफी चोरी की और होटल में लेके चला गया भाई। अब ट्रॉफी लौटाने को राजी नहीं हो रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नए भारत ने भी गजब एक्शन शुरू किया। ट्रॉफी चोर पाकिस्तान का इलाज हो रहा है। मुनीर का साला ट्रॉफी कब जाए बैठा रह गया, उधर पीओके में मुनीर फंस गया है। कहीं ऐसा ना हो कि इधर एशिया कप चुरा कर पाकिस्तान बैठा रह जाए, उधर पीओके मुनीर के हाथ से निकल जाए। हाथ में कप लेकर बैठे रह जाओगे, उधर पीओके हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि पीओके में जबरदस्त विद्रोह शुरू हो गया है। पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ वहां जबरदस्त नारेबाजी चल रही है। लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग इतने गुस्से में हैं कि सरकार का पूरा जोर लगाने के बाद भी लोग रुक नहीं रहे। देखिए कैसे फायरिंग हो जा रही है सड़क पर। सरकार ने सेना उतार दी, गोलियां चल रही हैं, उसके बाद भी लोग पीछे हटने को तैयार नहीं है। पीओके में जो हंगामा मचा है उसकी एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। पाकिस्तान की हालत यह हो गई है कि वो टूटने की कगार पर पहुंच गया है, लेकिन उनको यही लग रहा है कि एशिया कप की ट्रॉफी रखकर बहुत बड़ा तीर मार लिया। हालांकि भारत ने भी अब ठान लिया है कि ट्रॉफी तो आ ही जाएगी, लेकिन पहले मोहसिन को सबक सिखा देंगे। क्योंकि आप देखिए कि मोहसिन नकवी ट्रॉफी चुराने के बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी लौटाने के लिए क्या शर्त रख दी, आज आपको बताऊंगा। क्या मोहसिन को ट्रॉफी चुराने का आइडिया असीम मुनीर ने दिया था, जो उसका जीजा लगता है। जेल में बंद इमरान खान ने क्यों कहा कि मोहसिन नकवी की हरकत ने ऑपरेशन सिंदूर का दर्द याद दिला दिया। और अब भारत कौन सा एक्शन लेने वाला है जिससे मोहसिन नकवी की एसीसी चीफ वाली कुर्सी भी जानी तय मानी जा रही है, यह सब आपको दिखाऊंगा। भिखारी पाकिस्तान के कंगले क्रिकेट बोर्ड की क्लास भी लगेगी, लेकिन पीओके से लेकर एशिया कप की ट्रॉफी तक पर जो बवाल मचा है उसका एक ट्रेलर देख लीजिए। ट्रॉफी चोर पाकिस्तान का कैसे नरेंद्र मोदी के नए भारत ने तगड़ा इलाज शुरू किया है और कैसे यह खुद ही ट्रॉफी लेकर भारत के पास सरेंडर करने के लिए आएगा, यह आगे बताऊं। लेकिन पहले यह देखिए कि पाकिस्तान के अंदर कैसे भयंकर बवाल मचा हुआ है। पाकिस्तान एशिया कप की ट्रॉफी ही लिए रह जाएगा, उधर पीओके उसके हाथ से निकल जाएगा। पाकिस्तान की सेना किसी भी कीमत पर इस विद्रोह को कुचलने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तानी सेना के जवान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोगों पर फायरिंग कर रहे हैं। ताकत के दम पर विद्रोह को दबाने की कोशिशें हो रही हैं। सेना ने सड़क पर, पुल पर कंटेनर रख के रास्ता ब्लॉक किया। लोगों ने कंटेनर उठाया, नदी में फेंक दिया कि हटाओ इसको। सोचिए कितने भारी भारी बड़े कंटेनर हैं, पब्लिक उठा के फेंक दी नदी में, हटाओ, इससे ना रुकने वाले हम। पाकिस्तान में ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब आतंकी खूब खून खराबा ना हो। आज ही पाकिस्तान के क्वेटा में कार बम धमाका हो गया, जिसमें 10 लोग मर गए और 32 लोग घायल हुए। यह कार बम धमाका भी कोई ऐसी वैसी जगह पे नहीं हुआ, बल्कि पाकिस्तान के उस फ्रंटियर कॉर्प्स के हेडक्वार्टर के पास हुआ, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों की रखवाली करती है। सोचिए, पाकिस्तान की फोर्सेस के हेडक्वार्टर के आसपास आतंकवादी बम फोड़ के चले जा रहे हैं भाई। लेकिन खुद को सारे जहां से ताकतवर बताने वाली पाकिस्तानी सेना कुछ नहीं कर पाती। पाकिस्तानी फोर्सेस के हेडक्वार्टर के पास एक बेहद व्यस्त चौराहे पर आतंकियों ने बम फोड़ा। क्वेटा में फ्रंटियर कॉर्प्स के हेडक्वार्टर के पास जो धमाका हुआ वो एक गाड़ी की मदद से किया गया। आप देखिए, एक गाड़ी इमारत के अंदर दाखिल होती है और उसके कुछ ही सेकंड के बाद धमाका हो जाता है। गाड़ी चलाने वाले ने गाड़ी के साथ खुद को उड़ा लिया। इस धमाके में जिन 10 लोगों की मौत हुई उसमें पाकिस्तान की फ्रंटियर कॉर्प्स के 4 जवान भी शामिल हैं। पाकिस्तान का यह हाल तो होना था बॉस, क्योंकि जो देश आतंक को पालता है वही आतंक एक ना एक दिन उसको काटेगा ही काटेगा। पाकिस्तान ने कदम कदम पर आतंक की फैक्ट्री खोल रखी है। अब कदम कदम पर उसके यहां बम फूट रहे हैं।
क्वेटा में फ्रंटियर कॉर्प्स के पास धमाके के बाद हंगामा मच गया। धमाके के बाद चारों तरफ डेड बॉडी पड़ी हुई थी, आपको दिखा नहीं सकते ऐसी हालत थी। पाकिस्तानी फ्रंटियर कॉर्प्स के जवानों और आम लोगों के शरीरों के परखच्चे उड़ गए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हुआ, लेकिन अब ये तस्वीरें देखकर उनको समझ में आएगा कि जो दुनिया के दूसरे हिस्सों में, स्पेशली भारत में, इनके हमलावर आके फट जाते हैं तो कैसा महसूस होता है, वो अब इनको समझ में आ रहा है। पूरे पाकिस्तान में मार मची हुई है। हालत यह हो गई है कि पाकिस्तान अब टूटा कि कब टूटा, लेकिन मुनीर और शहबाज इसी बात से खुश हैं कि मुनीर का साला मोहसिन नकवी एशिया कप की ट्रॉफी चोरी करके लेके आ गया। लेकिन अब ट्रॉफी वापस पाने के लिए भारत एक्शन मोड में। आज दुबई में एशियन क्रिकेट काउंसिल की बैठक हुई, जिसमें मोहसिन नकवी मौजूद था। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला और पूर्व कोषाध्यक्ष आशीष शेलार कर रहे थे, जिन्होंने मोहसिन को ट्रॉफी लौटाने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माना। टाइम्स नाउ ने भारत को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि एसीसी की मीटिंग में आशीष शेलार और मोहसिन नकवी के बीच जोरदार बहस हुई। आशीष शेलार ने मोहसिन नकवी को टीम इंडिया को बधाई देने के लिए कहा कि भाई एशिया कप जीती है टीम इंडिया, बधाई तो दो, ट्रॉफी देने जा रहे थे, पहले बधाई तो दो। मोहसिन नकवी ने भारत को बधाई तक नहीं दी। इसके बाद बीसीसीआई ने मोहसिन नकवी को ट्रॉफी लौटाने के लिए कहा कि लाओ ट्रॉफी दो। आशीष शेलार ने कहा कि बीसीसीआई एसीसी ऑफिस से ट्रॉफी कलेक्ट कर लेगा, तुम रखवाओ, वहां ऑफिस में तो रखवाओ, तुम अपने होटल में क्या लेके चले गए हो, तुम्हारे घर का मामला है कि ट्रॉफी उठाया लेके चले गए होटल में। लेकिन ये साहब कहिए कि कैसा आदमी है ये मोहसिन नकवी, ट्रॉफी देने के लिए तब भी नहीं माना कि ना हम नहीं देंगे। मोहसिन नकवी को लग रहा है कि वो ट्रॉफी चुरा कर भाग गया और अब अपनी शर्तों पर ट्रॉफी वापस देगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक मोहसिन नकवी कह रहा है कि जब तक उसकी शर्तें नहीं मानी जाती वो एशिया कप ट्रॉफी वापस नहीं लौटाएगा। मोहसिन नकवी ने दो शर्तें रखी। पहली ये कि एक औपचारिक समारोह का आयोजन करो, और दूसरी शर्त यह है कि भारतीय टीम को उसके हाथों से ही ट्रॉफी लेनी होगी। लगता है कि मोहसिन नकवी अपने होशो हवास में नहीं है, कोई सूखा नशा कर रहा है ऐसा लगता है, क्योंकि तुम्हारी हैसियत नहीं है कि तुम भारत को डिक्टेट करोगे, ऐसा करो वैसा करो। जुर्रत देखिए, उसको अभी भी लग रहा है कि भारतीय टीम उसके हाथों से ट्रॉफी लेने के लिए मजबूर हो जाएगी। अरे तब नहीं लिया, अब कैसे ले लेंगे? मोहसिन नकवी की इस ख्वाहिश का तो खुद पाकिस्तानी मजाक उड़ा रहे हैं, मोहसिन नकवी को कोस रहे हैं। ये जो मुनीर का साला है, इसकी हरकतें मुनीर जैसी हैं भाई, दो कौड़ी की। मोहसिन नकवी की अनलिमिटेड बेइज्जती हो रही है क्योंकि उसने काम ही गाली खाने वाले की है। मोहसिन नकवी ने अभी तक एशिया कप ट्रॉफी को अपने कब्जे में रखा हुआ है। खबर है कि एशिया कप ट्रॉफी और भारतीय टीम के मेडल्स मोहसिन नकवी अपने होटल के कमरे में लेकर चला गया है, और अभी भी ट्रॉफी दुबई के उसी होटल में है जहां मोहसिन नकवी ठहरा हुआ है। आप सोचिए भाई, कायदे से एसीसी के ऑफिस जाना चाहिए ट्रॉफी। एसीसी ने मोहसिन को ट्रॉफी वापस करने के लिए कहा है और दुबई स्थित एसीसी दफ्तर में रखने के लिए कहा है कि तुम्हारे घर की जागीर है कि तुम लेके चले गए होटल के कमरे में, वापस करो इसको। लेकिन ऐसा छिछोरा देश, ऐसे छिछोरे नेता, इनका लिमिट ही नहीं है भाई, ये कितना गिर सकते हैं। मोहसिन नकवी ट्रॉफी देने से अब भी इनकार कर रहा है, यानी ट्रॉफी चोरी के बाद अब सीना जोरी पर उतर आया है। लेकिन भारत भी मोहसिन नकवी को छोड़ने के मूड में नहीं है। बीसीसीआई ने तय कर लिया है कि अब वो एसीसी से मोहसिन नकवी को हटाने के लिए अभियान चलाएगा। बीसीसीआई नवंबर में होने वाली आईसीसी की वार्षिक आम बैठक में मोहसिन नकवी को एसीसी के अध्यक्ष पद से हटाने की योजना बना रहा है। इसके लिए बीसीसीआई ने सभी एसीसी क्रिकेट बोर्ड्स के साथ ट्रॉफी को भारत वापस लाने के लिए बातचीत भी की है। सूत्रों के मुताबिक एसीसी क्रिकेट बोर्ड्स भी मोहसिन नकवी की इस हरकत पर सख्त एक्शन लेने के लिए राजी हो गए। बीसीसीआई ने कहा है कि एशिया कप ट्रॉफी मोहसिन नकवी की कोई पर्सनल प्रॉपर्टी तो है नहीं, और अब बात सिर्फ ट्रॉफी वापस लेने तक सीमित रहेगी भी नहीं। बात निकली है तो दूर तक जाएगी। यानी भारत ने क्लियर कर दिया है कि अब पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट में भी ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो चुका है और मोहसिन नकवी को अपनी हरकत की सजा मिलकर रहेगी। इतना ही नहीं, मोहसिन नकवी के खिलाफ पाकिस्तान में बगावत शुरू हो चुकी है। उसे पीसीबी के अध्यक्ष पद से हटाने की भी मांग हो रही है। पीसीबी और एसीसी का अध्यक्ष होने के अलावा मोहसिन नकवी पाकिस्तान का मंत्री भी है और फेल्ड फील्ड मार्शल असीम मुनीर का साला है भाई। ये असीम मुनीर इसका जीजा लगता है। नकवी असीम मुनीर की पत्नी सैयदा इरम का चचेरा भाई है। पाकिस्तान में अब कहा जा रहा है कि मुनीर से रिश्तेदारी की वजह से ही मोहसिन नकवी मंत्री बना और पीसीबी का चेयरमैन भी असीम मुनीर की कृपा से है। शहबाज शरीफ से असीम मुनीर ने कहकर उसको पीसीबी का चीफ बनवा दिया। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व कप्तान इमरान खान ने
मोहसिन नकवी और असीम मुनीर की जोड़ी पर जोरदार अटैक किया। इमरान खान जेल से ही कह रहे हैं कि जो आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने पाकिस्तान के साथ किया है वही मोहसिन नकवी पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ कर रहा है। मुनीर के नेतृत्व में ही पाकिस्तानी सेना ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बुरी तरह से हार झेली और अब अपमान झेला। कुछ ऐसा ही हाल मोहसिन ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कर दिया है जो हर फॉर्मेट, टूर्नामेंट और स्तर पर हार रही है। इमरान की पार्टी पीटीआई ने तो शहबाज शरीफ को चैलेंज दिया है कि अगर जरा भी दम है तो मोहसिन के खिलाफ एक्शन लेकर दिखाओ। यानी अब पाकिस्तानी ही मोहसिन नकवी की पोल खोल रहे हैं। ट्रॉफी वापस देने के लिए शर्तें लगाने वाले मोहसिन नकवी को लेकर तो अब पाकिस्तान ही शर्त लगा रहा है कि वो एसीसी के चेयरमैन पद से पहले हटाया जाएगा या पीसीबी चेयरमैन की कुर्सी से। सोशल मीडिया पर तो मोहसिन नकवी की बेइज्जती का दौर ही नहीं थम रहा। लोग सोशल मीडिया पर एआई के जरिए मीम्स बनाकर मोहसिन की इज्जत उतार रहे हैं। ये एआई से बना मीम देखिए जिसमें ट्रॉफी लेकर भागता हुआ मोहसिन नकवी दिख रहा है और इसे मोहसिन नकवी के ट्रॉफी लेकर भागने का पहला एक्सक्लूसिव वीडियो बताया जा रहा है। एक और मीम बहुत वायरल हो रहा है जिसमें मोहसिन नकवी गधे पर बैठा हुआ है। लोग लिख रहे हैं कि देखो ट्रॉफी चुराकर मोहसिन गधे पे बैठ के भागा था। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि ट्रॉफी लौटाने के बदले में मोहसिन नकवी ने 10 किलो आशीर्वाद आटा और 10 किलो चावल और एक गैस सिलेंडर की डिमांड भी कर दी है। एक यूजर ने तो मोहसिन का एआई वीडियो ही पोस्ट कर दिया जिसमें मोहसिन नकवी ट्रॉफी लौटाने के बदले में क्या मांग रहा है, आप भी सुनिए। मोहसिन नकवी बहुत अकड़ दिखा रहा है, बहुत हवाबाजी कर रहा है, लेकिन भारत से पंगा लेकर मोहसिन नकवी ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा क्योंकि भारत के क्रिकेट बोर्ड के सामने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोई हैसियत ही नहीं है। भाई ये जो इतनी शर्तें रख रहा है इसकी औकात आपको पता होनी चाहिए और इसके क्रिकेट बोर्ड की हैसियत पता होनी चाहिए कि इन दोनों की हैसियत क्या है आज की डेट में। बीसीसीआई को आप देखिए और एक तरफ पीसीबी को देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। जो कुल संपत्ति है बीसीसीआई की, अगर आप देखेंगे बीसीसीआई की कुल संपत्ति है 39,000 करोड़ के पार। 39,000 करोड़ बॉस। और पीसीबी की संपत्ति है 458 करोड़। कहां ऑलमोस्ट हम 40,000 करोड़ पे बैठे हैं, कहां ये 1,500 करोड़ भी नहीं है भाई। 85 गुना ज्यादा भारत की बोर्ड की कीमत के पास संपत्ति है। और सालाना कमाई देखिए आप, सालाना कमाई बीसीसीआई की जो सालाना कमाई है वो है 9,741 करोड़ रुपए सालाना। और पीसीबी की सालाना कमाई है 88 करोड़ रुपए। आईपीएल में पंजाब किंग्स के अनकैप्ड खिलाड़ी प्रियांश आर्यन की नीलामी में उसको 3 करोड़ 80 लाख रुपए मिले थे और बाबर आजम इनका बहुत बड़ा हीरो बनता है, 1 करोड़ 95 लाख रुपए में बिका था। और सुनिए, एशिया कप जीतने पर जो टीम है एशिया कप जीती तो टीम इंडिया को कितना पैसा मिला? टीम इंडिया को एशिया कप जीतने पे जो पैसा मिला और जो बीसीसीआई ने एशिया कप जीतने में मेरे ख्याल से करीब 2.5 करोड़ के आसपास मिला है, ऑलमोस्ट इसी के आसपास। और बीसीसीआई ने कितना दे दिया भाई? बीसीसीआई ने कहा कि हम 21 करोड़ रुपया देते हैं प्लेयर्स को। तुम भारत से भिड़ोगे यार। एशिया कप में हमको 2.5 करोड़ रुपए का इनामी राशि मिल रही है, उसके आसपास 21 करोड़ तो बीसीसीआई दे रहा है। मतलब 2 कौड़ी के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष मोहसिन नकवी इतना उछल रहा है। वैसे थू तो पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा की भी हो रही है, जिसने रनर अप टीम को मिलने वाले $75,000 का चेक लेकर ऐसे फेंका जैसे बाप रे बाप कितना पैसा इसके अकाउंट में होगा। लेकिन अब पाकिस्तान में चर्चा है कि आगा की इस हरकत के बाद आईसीसी ने पाकिस्तानी टीम की प्राइज मनी रोक दी है। पाकिस्तानी दावा कर रहे हैं कि पीसीबी गिड़गिड़ा रहा है कि प्लीज पैसे दे दो, गलती हो गई, अब कभी नहीं फेंकूंगा। कैसा फ्रॉड देश है। अपने क्रिकेटर्स को वहां का प्रधानमंत्री जो है वो चेक दे रहा 25-25 लाख का, वो चेक बाउंस कर जा रहा। बताइए, पाकिस्तान देश नहीं है, देश के नाम पे खुद एक घोटाला है भाई। कंगाली में पाकिस्तान ने टॉप कर रखा है, भिखारी पने में इनका कोई जोड़ नहीं है। अगर बाहर से लोन ना मिले तो एक दिन में पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, लेकिन अब इन्हें बाहर वाले भी लोन कितना देंगे ये तो भगवान ही मालिक है। अब तो आईएमएफ ने अपने लोन का रिव्यू शुरू कर दिया है कि जिन शर्तों पे लोन देने की बात हुई उन शर्तों का पालन ये पाकिस्तान कर भी रहा है या नहीं, और इसी के आधार पर यह तय होगा कि पाकिस्तान को आगे भीख मिलेगी या नहीं, या लोन मिलेगा या नहीं। पाकिस्तान को आईएमएफ से $7 बिलियन का लोन मिलने वाला है। इसके लिए आईएमएफ की टीम पाकिस्तान के दौरे पर गई हुई है। आईएमएफ की टीम पाकिस्तान को लोन देने से पहले समीक्षा करेगी।
देखा यह जाएगा कि पिछले लोन का कहां और कैसे इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने पहले ही $1.1 बिलियन का लोन लिया है और पाकिस्तान को यह लोन 50 शर्तों पर मिली है। अब आईएमएफ देख रहा है कि इन शर्तों का पालन किया भी या नहीं। आईएमएफ की टीम 2 हफ्तों तक पाकिस्तान में ही रहेगी और अगस्त की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने कुछ शर्तें पूरी नहीं की हैं। आईएमएफ की 5 प्रमुख शर्तों में से 3 शर्तें पाकिस्तान पूरी नहीं कर पाया था। जून 2025 के अंत तक पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ लक्ष्य से 1% कम थी। पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है कि अभी कुछ दिन पहले ही आईएमएफ से बाढ़ को रिव्यू करने की गुजारिश की गई थी, लेकिन बाढ़ की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब हुई थी। आईएमएफ ने कह दिया कि बाढ़ से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, बल्कि पाकिस्तान का रेवेन्यू मॉडल ही गड़बड़ है। तुम खुद ही डूब रहे हो भाई, बाढ़ का पानी नहीं डूबा रहा। पाकिस्तान की इकोनॉमी खस्ता हाल है। आईएमएफ के लोन से पाकिस्तान की गाड़ी चल रही है, हरकतें भिखारियों वाली, और दिखाते ऐसे हैं जैसे पाकिस्तान तो किसी से कम नहीं। जिस पाकिस्तान में लोग भूख से मर रहे हैं, जो पाकिस्तान उधार ले लेके चल रहा है, उसी पाकिस्तान में मिसाइल टेस्ट हो रहे हैं। नवाबी देख रहे हैं इन लोगों का। पाकिस्तान ने फतेह 4 मिसाइल का टेस्ट किया। पाकिस्तान का दावा है कि यह मिसाइल पाकिस्तान में ही बनाई गई है। पाकिस्तानी सेना कह रही है कि फतेह 4 क्रूज मिसाइल की रेंज 750 किलोमीटर है। फतेह 4 मिसाइल को पाकिस्तानी आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड में शामिल करेगा। यानी यहां देश की इकोनॉमी जो है वो जमीन में धंस रही है, हवा में रॉकेट उड़ा रहे हैं। क्रिकेट में जीत नहीं पा रहे, कप चुरा रहे हैं। वहां पीओके में बवाल मचा है। देश संभल नहीं रहा, नौटंकी पूरी है। पिछले कुछ दिनों से यूपी में जिन्होंने माहौल बिगाड़ा, जिन्होंने बवाल मचाया, उन सब का नॉनस्टॉप इलाज चल रहा है। जिस मौलाना ने यूपी के बरेली को सुलगाया था, उस पर और उसकी टीम पर धड़ाधड़ एक्शन हो रहे हैं। नए नए खुलासे भी हो रहे हैं कि यूपी में बवाल की आड़ में क्या बड़ा कांड करने की साजिश हो रही थी। ये सब आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप ताबड़तोड़ एक्शन तो देख लीजिए। यूपी में आई लव मोहम्मद के नाम पर बवाल करने वालों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की एंट्री हो गई। मौलाना तौकीर रजा के दामाद की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चल गया है। तौकीर रजा के दामाद को पुलिस पकड़ के भी ले गई। तौकीर रजा और उसके करीबियों के दफ्तर और दुकानें, रिजॉर्ट सब सील किए जा रहे हैं। तौकीर रजा की संपत्तियों पर भी बुलडोजर चलने वाला है, यानी फुल ऑन एक्शन। लेकिन आप यह भी देखिए कि इधर ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है, उधर राजनीति भी चल रही है। बरेली हिंसा पर समाजवादी पार्टी के नेता मुस्लिम कार्ड खेलने में जुट गए। ओवैसी मैदान में कूद आए, मोदी योगी का नाम लेकर राजनीति कर रहे हैं। मोदी योगी का नाम लेकर ओवैसी क्या पॉलिटिक्स कर रहे हैं, यह आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन इसी बीच बरेली हिंसा की जांच के दौरान यूपी से एक और बड़ी चौंकाने वाली खबर आई। यूपी एटीएस ने 4 कट्टरपंथियों को गिरफ्तार किया है। यूपी एटीएस ने खुलासा किया कि ये लोग हिंसा के जरिए योगी सरकार को गिराने की साजिश रच रहे थे। मुजाहिदीन आर्मी बनाकर हथियारों के दम पर शरिया कानून लागू करना चाहते थे। गैर मुस्लिम धर्मगुरुओं को टारगेट करके उनकी किलिंग की साजिश थी। ये लोग अपने साथ बाकी लोगों को भी हिंसा की साजिश में जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। यूपी एटीएस ने अकमल, सफील, मोहम्मद तौसीफ और कासिम को पकड़ा है। आतंकी इरादों वाले इन कट्टरपंथियों की गिरफ्तारी और उसमें क्या बड़े बड़े खुलासे हुए हैं, आज आपको देखना चाहिए। बरेली हिंसा में कैसे सड़क पर मौलाना तौकीर का दामाद और पुलिस, उनके बीच हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है, कहां कहां बुलडोजर चल गया है। बरेली हिंसा के तार बिहार और बंगाल से कैसे जुड़ रहे हैं, ये सब अब अभी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले ट्रेलर देखिए। तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका। ना बाबा से डरना, ना मोदी से डरना, ना अमित शाह से डरना। कुछ ऐसे लोगों की गिरफ्तारी की गई जो यहाँ से न होकर बंगाल और बिहार के रहने वाले थे। अरे मुख्यमंत्री बाबा, जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए। सबसे पहले बात बरेली हिंसा में पुलिस के एक्शन की, जिसे लेकर आज बड़ा बवाल हुआ। नगर निगम की टीम मौलाना तौकीर रजा के दामाद मौलाना मोहसिन रजा के घर पहुंच गई। आरोप है कि मोहसिन ने नाले की जमीन के ऊपर अपना आलीशान घर बनवाया हुआ था। निगम की टीम ने मोहसिन रजा से घर के कागज मांगे। इसी दौरान मोहसिन रजा की पुलिस और निगम की टीम से झड़प हो गई। हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया। इसके बाद पुलिस मोहसिन रजा को पकड़कर वहां से ले गई। ये उन्हीं मौलाना तौकीर रजा के दामाद साहब हैं
जो तौकीर रजा कहते थे कि हमने मुसलमानों को रोक के रखा वरना सड़क पर क्या ना क्या हो जाए, आज कह रहे हैं मुसलमान होने की सजा दी जा रही। गलत काम करने पर एक्शन हो रहा है तो इनको मुसलमान होना याद आ रहा है। मोहसिन रजा पर एक्शन के बाद बुलडोजर एक्शन हुआ। निगम की टीम ने मोहसिन रजा की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया। आरोप है कि मोहसिन ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके घर बनाया हुआ था। आप दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर मोहसिन के आलीशान सफेद घर की है, अभी थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे। इसका नाम हसन हाउस रखा हुआ है। और एक तस्वीर बुलडोजर एक्शन की भी देखिए, कैसे वहां पर बुलडोजर गरज रहा। बुलडोजर चलाकर घर की चारदीवारी और जितनी दूसरी बची हुई जगह थी अवैध तरीके से घेरी गई थी उसे हटा दिया गया। बरेली में बुलडोजर एक्शन पर ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताता हूं कि और क्या क्या एक्शन हुआ है। ये अब तोड़ दिया गया, ये देखिए ये एक्शन शुरू हुआ और ये इसको तोड़कर गिरा दिया गया। ये देखिए ये जो हिस्सा था उसको जो है यहाँ पर तोड़कर गिरा दिया गया है। दोनों जो दरवाजे थे इन दोनों दरवाजों को भी यहाँ से तोड़कर हटाया जा रहा है। जो साइड में पट्टियां बनी थी इन सबों को भी यहाँ से जो हटाया जा रहा है। और अब देखिए यहाँ पर जो एक्शन है वो लगातार आपको देखने को मिलेगा। अंदर ई रिक्शास भी आपको नजर आएंगे जो यहाँ पर लगे हुए हैं और इन सभी अवैध निर्माणों पे अब जो बुलडोजर कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। देखिए ऊपर से जो रॉड लगाकर इसको शेड देने की कोशिश की गई थी, इस रॉड पे देखिए ये देखिए एक्शन शुरू हो गया और ये देखिए ये इसे तोड़ दिया गया। ये देखिए जो यहाँ पर एक अवैध चार्जिंग स्टेशन ई रिक्शा का चल रहा था, इसके ऊपर जो बुलडोजर है वो यहाँ पर गरजा है। और बुलडोजर देखिए यहाँ पर जो इमारत बनी हुई थी, जो दीवार बना हुआ था, उसको पूरे तरीके से यहाँ पर तोड़ दिया है। बुलडोजर एक्शन है वो यहाँ पर ताबड़तोड़ जारी है। ये जो पीछे का इलाका था, ये देखिए चार्जिंग स्टेशन बनाया गया था, बीच में एक दीवार थी, अब इस दीवार को यहाँ से तोड़ा जाएगा। पहले जो गेट की बाउंड्री थी पहले उसको तोड़ा गया और अब देखिए यहाँ पर ये जो दीवार है, ये देखिए यहाँ पर दीवार जो है उसको यहाँ पर गिरा दिया गया। दीवार देखिए उसको यहाँ पर तोड़ दिया गया। इधर बुलडोजर एक्शन हो रहा है, उधर मौलाना तौकीर रजा के बाकी करीबियों की संपत्ति भी सील हो रही है। निगम की टीम ने मौलाना के करीबी का रिजॉर्ट सील कर दिया। तौकीर के करीबी नफीस का ऑफिस और करीब 74 दुकानें सील कर दी, यानी एक तरह की पूरी मार्केट ही सील कर दी गई। डॉक्टर नफीस वही व्यक्ति है जिसके बारे में आरोप है कि वो मौलाना तौकीर की इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल से जुड़ा हुआ था। आरोप है कि नफीस ने ही यूपी पुलिस के एक इंस्पेक्टर को हाथ काटने की धमकी दी थी। ऐसी भी खबरें हैं कि बरेली प्रशासन ने तौकीर रजा की भी 8 संपत्तियों की पहचान की है जिन पर जल्द बुलडोजर चल सकता है। बरेली में जो उपद्रव हुआ उसे लेकर पुलिस तेजी से एक्शन ले रही है। बरेली उपद्रव में आज 17 और आरोपी पकड़े गए। अब तक कुल 73 उपद्रवी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। सब वहां हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। यूपी पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। 3000 से ज्यादा अज्ञात लोगों पर केस हुआ। आज यूपी पुलिस ने कुछ आरोपियों को मीडिया के सामने पेश किया। ये आरोपी हाथ जोड़कर खड़े थे और इनमें से ज्यादातर लड़के और कुछ बुजुर्ग भी थे। बरेली में 4 दिन के अंदर ही पुलिस ने हिंसा फैलाने वाले पूरे नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया। बरेली हिंसा के बाद जिस तरह से यूपी पुलिस एक्शन ले रही है उससे साफ लग रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली केस के जरिए उपद्रवियों को क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि अगर यूपी में कुछ कांड किया तो बरेली जैसा एक्शन, तगड़ा एक्शन पूरे यूपी में होगा। बेटी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का कार्य करेगा और जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस करेगा, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। याद रखना होगा, वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। योगी आदित्यनाथ खुला मैसेज दे रहे हैं बॉस कि हरकतें ऐसी होंगी पिटने वाली तो पीटे ही जाओगे। इधर योगी आदित्यनाथ यूपी में उपद्रव मचाने वालों को चेतावनी दे रहे हैं, उधर ओवैसी भड़के हुए। आई लव मोहम्मद से शुरू हुए विवाद पर ओवैसी ने कहा कि न मोदी से डरने की जरूरत है न योगी से। ओवैसी मुसलमानों को जो सिखा रहे हैं कि किसी से न डरना, सही बात है, डरने की जरूरत क्या है? कानून व्यवस्था का पालन करने वाले को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो जिन लोगों से कह रहे हैं कि तुम मत डरो, वो लोग क्या कर रहे थे वो दिख नहीं रहा है ओवैसी को। खुद तो मन से भाषण दे रहे हैं, कुछ तो बड़े बंगले में रहते हैं,
और जो गरीब मुसलमान वहां आज पुलिस की कस्टडी में है, जिसको पढ़ रही है, जिसके घर वाले तकलीफ में हैं, इनको तो मंच से भाषण दे देना, उनको नहीं सिखा रहे हैं अच्छी बात कि ना ना देश का लॉ एंड ऑर्डर मानो। बरेली हिंसा में जिस तरह से यूपी पुलिस एक्टिव होकर कार्रवाई कर रही है, उसने बरेली को जलने से बचा लिया बॉस। लेकिन पुलिस की पीठ थपथपाने की बजाय समाजवादी पार्टी पुलिस के एक्शन पर सवाल उठा रही। समाजवादी पार्टी के नेताओं का एक दल बरेली के आईजी से मिला और यह आरोप लगाया कि पुलिस कुछ निर्दोष लोगों पर भी एक्शन ले रही है, निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रही। इस तरह की अपील लेकर सपा के नेता पुलिस के पास पहुंच गए। दूसरी तरफ सपा सांसद रुचि वीरा ने मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी पर ही सवाल उठा दिए। असदुद्दीन ओवैसी हो या समाजवादी पार्टी के नेता, ये लोग यूपी पुलिस की कार्रवाई को ऐसा रंग दे रहे हैं जैसे यूपी पुलिस जानबूझकर मुसलमानों को टारगेट कर रही है। जबकि मौलाना तौकीर रजा के भड़काऊ बयानों के वीडियो मौजूद हैं। मौलाना तौकीर रजा कैसे मुसलमानों को भड़का रहे थे, यह हमने आपको पाठशाला में सुनवाया था। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद कैसे पुलिस पर पथराव हुआ, गोलियां चली, पेट्रोल बम फेंके गए, यह सब इनको नहीं दिख रहा है। शुक्रवार को बरेली में मुसलमानों को भड़काने के लिए लेटर लिखे गए थे। उस लेटर में लिखा गया था कि हम सबको योगी सरकार को मुसलमानों की ताकत और तादाद दिखानी है। आरोप है कि यह लेटर 26 तारीख को हिंसा वाले दिन पार्षद अनीश सकलानी ने लिखा था। इसमें मौलाना तौकीर रजा का हवाला देकर मुसलमानों से इस्लामिया ग्राउंड पर आने की अपील की गई थी। आरोप है कि हिंसा के दिन सुबह से ही यह लेटर लोगों में बांटा जा रहा था, सोशल मीडिया के जरिए फैलाया जा रहा था। बरेली हिंसा को लेकर इतने सबूत, बयान और वीडियो मौजूद हैं, बावजूद इसके समाजवादी पार्टी पूरे विवाद को यह रंग देने में लगी है कि यूपी में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाने पर गुनाह हो गया। सुनिए समाजवादी पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं। इन नेताओं को दो तरह का कॉन्फिडेंस है बॉस। एक तो यह कि इस तरह के उपद्रवी मुसलमान जो पकड़े गए हैं, उनका भी अगर साथ देंगे तो भी मुसलमान इनको वोट दे देगा। वो नहीं कहेगा कि भाई क्यों आप जो है गलत काम करने वाले का साथ दे रहे हो, उसको मुसलमान क्यों बता रहे हो, उसको सीधा उपद्रवी क्यों नहीं कह रहे। इनको ये कॉन्फिडेंस है कि बल्क में वोट मिल जाएगा मुसलमान का अगर हम ऐसे लोगों का भी साथ दे रहे हैं। और इनका दूसरा कॉन्फिडेंस है कि इतना करने के बाद भी इनको जो है हिंदुओं का वोट भी मिल जाएगा। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि यूपी में तो मुसलमानों की हालत बदतर हो गई। सपा नेताओं को बरेली से आई तस्वीरें देखनी चाहिए। बरेली में जब पुलिस फ्लैग मार्च कर रही थी, तब कुछ स्थानीय मुसलमान वहां पुलिस पर फूल बरसा रहे थे और हमने आपको कल भी बरेली के मुसलमानों के बयान दिखाए थे जिसमें वो सरकार के एक्शन का समर्थन कर रहे थे। तो जो फूल बरसा रहा है मुसलमान, उस पर एक्शन हुआ है क्या? मुसलमान क्या यूपी में जो है वो ईद नहीं मना पा रहा क्या, बकरीद नहीं मना पा रहा क्या, कौन सा अपना पर्व नहीं मना पा रहा बॉस? क्या जुमे की नमाज नहीं पढ़ पा रहा क्या? लाउड स्पीकर मंदिर से उतरा, मस्जिद से उतरा, दोनों जगह से उतरा कि नहीं उतरा? लेकिन आप पत्थर चलाइएगा और सोचिएगा कि पुलिस फूल बरसाएगी, ये कैसे होगा बॉस? और उसमें ये लोग नेता लोग, ओवैसी और समाजवादी पार्टी, ये लोग समर्थन कर रहे हैं ऐसे लोगों का। जो लोग भी बरेली हिंसा पर राजनीति कर रहे हैं, उन्हें देखना चाहिए कि बरेली में कितने बड़े कांड की साजिश रची जा रही है। जांच में जो खुलासा हो रहा है उसका दावा है कि दंगा भड़काने के लिए 40,000 लोगों को बुलाने की तैयारी थी। 5 थाने जहां मामले दर्ज है, वहां करीब 390 मस्जिदें हैं। हर मस्जिद में 100 लोगों को जमा करने का प्लान था। जुमे की नमाज के बाद इस्लामिया कॉलेज ग्राउंड जाने का प्लान था। इस्लामिया ग्राउंड से हिंसा भड़काने की साजिश थी। हिंदू इलाकों तक हिंसा फैलाने की साजिश थी। बवाल करने के लिए बिहार और बंगाल से लोग बुलाए गए थे। पुलिस के ऊपर जानलेवा हमले करने के इरादे से फायरिंग, यानी बरेली में बड़ा दंगा करने की साजिश थी, जिसको लेकर रोज खुलासे हो रहे हैं। और उससे देखते हुए बरेली उपद्रव की एसआईटी जांच के भी आदेश दिए गए। यह स्पेशल एसआईटी टीम 1 महीने में रिपोर्ट सौंपेगी। सुनिए बरेली रेंज के डीआईजी हिंसा को लेकर क्या बता रहे हैं, फिर आपको बताता हूं कि 4 जो और लोग अरेस्ट हुए हैं, उन्होंने और कितना बड़ा खुलासा किया है। कुछ ऐसे लोगों की गिरफ्तारी की गई जो यहाँ के न होकर बंगाल और बिहार के रहने वाले थे। ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित की गई। साथ ही जनपद बरेली के अलावा अन्य जनपदों के भी लोगों की भी संलिप्तता सामने आई है। इधर बरेली में हिंसा की परतें खुल रही हैं, उधर यूपी एटीएस ने आज बड़ा एक्शन लिया। यूपी एटीएस ने 4 ऐसे लोगों को पकड़ा है जो हिंसा के जरिए योगी सरकार को गिराने और यूपी में शरिया कानून लागू करने जैसी साजिश रच रहे थे, यह आरोप लग रहा है। यूपी एटीएस ने कानपुर समेत यूपी के 4 जिलों में छापेमारी कर इन लोगों को पकड़ा। ये लोग अपने कट्टरपंथी सोच के जरिए दूसरे लोगों को भी हिंसा के लिए भड़का रहे थे। आरोप है कि इनके निशाने पर गैर मुस्लिम धर्मगुरु भी थे। ये सभी आरोपी किसी पाकिस्तानी संगठन से प्रभावित थे। ये लोग आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए फंड जुटाने में लगे हुए थे।
बरेली हो या कानपुर, यूपी के अलग अलग जिलों में हिंसा फैलाने की साजिशें सामने आ रही हैं। इन साजिशों को पहले ही भांपते हुए सीएम योगी और उनकी पुलिस चौकन्ना है। प्रोएक्टिव मोड में एक्शन हो रहा है, लेकिन सीएम योगी के इस एक्शन पर राजनीति भी जबरदस्त हो रही है। यानी ओवैसी कह रहे हैं कि कोई किसी कब्र पर लाठी चला रहा है तो एक्शन होना चाहिए, लेकिन यहां लोग सामने हाड़ मांस के पुलिस वालों पर, लोगों पर पत्थर चला रहे हैं तो एक्शन नहीं होना चाहिए। लॉजिक देख रहे हैं। खैर, पाठशाला में अब अगला चैप्टर। नवरात्र पर बाबा बागेश्वर ने किन हिंदुओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया? मंच पर ऐसा कौन चढ़ा जिसे देख बागेश्वर बाबा को अपनी गद्दी खतरे में लगने लगी? अब इसका चैप्टर। शक्ति का प्रतीक मां दुर्गा का महापर्व अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। सनातन के इस महापर्व पर इस बार सनातन की अलख जगाने वाले बागेश्वर बाबा की खूब चर्चा है। पहले उन्होंने मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए खेले जाने वाले गरबा में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने पर ऐसा बयान दिया जिससे लोग बिलबिला गए। अब बागेश्वर बाबा ने गरबा और डांडिया पर वो बयान दे दिया जिससे कुछ हिंदुओं के खिलाफ मोर्चा खुल गया। नवरात्र पर बाबा बागेश्वर ने कौन से हिंदुओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, आज आपको दिखाऊंगा, क्योंकि बागेश्वर बाबा की इसी बात पर हंगामा मच गया है। साथ ही बताऊंगा कि मंच पर ऐसा कौन चढ़ा जिसे देख बागेश्वर बाबा को अपनी गद्दी खतरे में लगने लगी। कैसे एक रील ने बागेश्वर बाबा के एक भक्त की रातों रात किस्मत बदल दी, सब कुछ है। बागेश्वर बाबा सनातन पर अपनी बात कहते हैं तो डंके की चोट पर कहते हैं, फिर नहीं सोचते कि किसको अच्छा लगेगा या बुरा। उन्होंने कुछ दिनों पहले गरबा और डांडिया में गैर हिंदुओं की एंट्री पर खुलकर सवाल उठाए थे, लेकिन अब तो उन्होंने और बड़ी बात कह दी। बागेश्वर बाबा ने कहा कि सनातन के पर्वों को उन हिंदुओं से भी दिक्कत है जो गरबा या डांडिया के नाम पर भारतीय संस्कार और सनातन की परंपरा की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आते। वो कह रहे हैं ऐसे दोगले हिंदुओं से दिक्कत है सनातन को। सुनिए बागेश्वर बाबा ने किन हिंदुओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गरबा पर मचे घमासान के बीच बागेश्वर बाबा ने नवरात्र में दुर्गा की साधना करने वालों को, दिवाली के मौके पर पटाखों और होली पर पानी पर ज्ञान देने वालों को भी बड़ा मैसेज दिया। बागेश्वर बाबा ने बिना लाग लपेट के साफ साफ कह दिया कि जो नवरात्र में 9 दिन कन्या पूजन करे और 10वें दिन बेटियों की रक्षा के लिए आवाज न उठाए वो हिंदू हो ही नहीं सकता। नवरात्र पर बागेश्वर बाबा 9 दिनों के व्रत पर है, सिर्फ फलाहार कर रहे हैं। बागेश्वर बाबा एक साधारण सी कुटिया बनाकर उसी में रहकर हवन और पूजन कर रहे हैं। बागेश्वर बाबा ने 11 लाख हनुमान नाम का जाप करने का संकल्प लिया है। हर रोज मां दुर्गा की पूजा से पहले बागेश्वर बाबा तपती धूप में नंगे पैर बागेश्वर धाम की परिक्रमा करते हैं। आज बागेश्वर बाबा ने नवरात्र के मौके पर बागेश्वर धाम में कन्या पूजन किया और कन्याओं के पैर धोकर आशीर्वाद दिया। नवरात्रि के पूजन और अनुष्ठान के दौरान बागेश्वर बाबा ने यह भी बताया कि मां दुर्गा का नाम दुर्गा ही क्यों पड़ा। बागेश्वर बाबा अपने दरबार में पहुंचे भक्तों को परमात्मा तक पहुंचने का मंत्र बता रहे थे। तभी अचानक एक नन्हा भक्त बागेश्वर बाबा के मंच पर चढ़ गया और अचानक उनकी व्यास पीठ के बिल्कुल करीब आ गया। आप भी बागेश्वर बाबा के उस नन्हे भक्त से मिलिए जिसके मंच पर आते ही बागेश्वर बाबा को अपनी गद्दी भी खतरे में नजर आने लगी। तो ये सब तो चलता रहा और उन्होंने भी शायद सोचा ना होगा कि ऐसा कोई बच्चा आएगा और इतना प्यार से इतना ज्ञान देकर जाएगा। वक्त है हमारे खास सेगमेंट सोचा है कभी का, वो सवाल जो दिमाग की बत्ती जला दे। और आज सोचा है कभी में सवाल ये कि क्या आपने कभी सोचा है कि गलती से अगर आप च्युइंगम निगल जाएं, जो च्युइंगम जहां सटता है वहीं सटा रह जाता है, तो वो च्युइंगम अगर आपके पेट में जाता है तो क्या हो सकता है। आपने देखा होगा कि हमेशा माता पिता अपने छोटे बच्चों को च्युइंगम खाने से रोकते हैं। क्या च्युइंगम वाकई इतना खतरनाक होता है और अगर इसे निगल लें तो क्या हो सकता है। ज्यादातर च्युइंगम ऐसे सिंथेटिक रबर से बनते हैं जिसे हमारे पेट में मौजूद हार्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड तक नहीं गला पाता। च्युइंगम को निगल जाने से आमतौर पर बहुत परेशानी नहीं होती, इसलिए ऐसा नहीं कि निगल ही जाइए, लेकिन फिर भी कुछ घंटे या कुछ दिन तक शरीर में रहने के बाद च्युइंगम मल के जरिए बाहर निकल जाता है। लेकिन कभी कभी इसके बेहद विपरीत परिणाम हो सकते हैं, जैसा कि ये सांस की नली में फंस सकता है जिससे मौत तक हो सकती है। कभी कभी च्युइंगम आंतों में फंस जाता है जिससे इन्फेक्शन हो जाता है और ब्लड फ्लो रुक जाता है। अगर इसे जल्दी ठीक नहीं किया गया तो व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि ज़्यादा च्युइंगम ना खुद खाएं ना बच्चों को दें, क्योंकि एक तो इसके पेट में जाने का खतरा रहता है, दूसरा इसमें हानिकारक फ्लेवर डाले गए होते हैं। अगर गलती से इसे निगल लिया तो कुछ पिएं या उसके बाद सीधे डॉक्टर के पास जाएं और या मनाएं कि भाई ये निकल जाए तो अच्छा है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.